नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके राजेश चौधरी पर। और आज हम 10th क्लास के अंदर चैप्टर लेंगे 15वां चैप्टर, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। बहुत ही मोस्ट चैप्टर है और निश्चित क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसमें से बार बार क्वेश्चन जो है वो ही पूछे जाते हैं। ये जो चैप्टर है अपने वो 4 नंबर का चैप्टर है, यानी 1% पूछेंगे और कितने नंबर का पूछेंगे, 4 नंबर का पूछेंगे। ठीक है, लेकिन लगभग बड़ा वाला लगभग। तो सबसे पहले इसके अंदर जो हमें चीजें पूछेंगे वो क्या पूछेंगे, सबसे ज्यादा हमें इसमें से पूछेंगे अर्थव्यवस्था से संबंधित। अर्थव्यवस्था अपने को जो प्रश्न पूछेंगे वो पूछेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में, भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में, भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में कैसे है समझाइए, या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को हम अविकसित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं तो उसकी तर्क दीजिए। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिन कारण से हम भारतीय अर्थव्यवस्था को अविकसित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। उसके अलावा 3 आर्थिक नियम आयाम अपनाए गए। कौन कौन से अपनाए गए, तो मैं बात करता हूं उदारीकरण की, निजीकरण को लेकर, और एक पूछा जा सकता है वैश्वीकरण। ये जो मोस्ट रहेगा, बार बार क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान से समझना है, वैश्वीकरण। उसके अलावा अपने को जो पूछा जा सकता है वो स्वदेशी के बारे में पूछा जा सकता है अपने को, और एक अपने को जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कौशल विकास। ये जो प्रश्न है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7, मुख्य रूप से अपने को 7 प्रश्न इस चैप्टर में से लेने हैं। इनसे बाहर नहीं जाते। हर बार 2 साल पीछे उठा के आप देखना, या तो कुछ भारतीय विकास में कैसे, या फिर वैश्वीकरण के बारे में, या फिर कौशल विकास के बारे में। ये प्रश्न ज्यादा मोस्ट रहते हैं। इनको ये इतना सा मैटर अपने को, यानी 7 प्रश्न अपने को उसमें देखना है, 4 नंबर अपने कंप्लीट होते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में कैसे समझे, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न अपन लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में कैसे। सबसे पहले अपने को प्रश्न समझना है कि प्रश्न के अंदर क्या कहा गया है, कि ऐसे तर्क दीजिए जिसके कारण से हम हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को अविकसित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। यानी आपको पूछा है कि आप ऐसे तर्क दीजिए किन कारणों से हम हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को एक अविकसित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। देखो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था मैं आपके सामने एक बार चर्चा करता हूं इस प्रश्न से पहले। एक तो होती है विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था। एक होती है अविकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था। एक होती है विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है। विकसित अर्थव्यवस्था जिस देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय मजबूत हो, और वहां शिक्षा का क्षेत्र अच्छा हो, तकनीकी विकास अच्छा हो, बेरोजगारी कम हो, यानी सारे काम अच्छे हो, वहां पे कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, विकसित अर्थव्यवस्था होती है। दूसरी आती है अविकसित, इसका विपरीत जाएगा, जहां बेरोजगारी अधिक हो और प्रति व्यक्ति आय है वो निम्न हो, और रोजगार की अधिक समस्या हो, और तकनीकी विकास पिछड़ा हो, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हो। ठीक है, वहां पे कौन सी आ जाती है, अविकसित हो जाता है। विकासशील, विकासशील यानी क्या होता है, अविकसित तो है लेकिन अविकसित से विकसित की ओर जाने का प्रयास कर रही है। जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, ठीक है, और राष्ट्रीय आय धीरे धीरे बढ़ रही है, बेरोजगारी समाप्त हो रही है, काम हो रहा है, यानी वहां पे कौन सी अर्थव्यवस्था हो गई, विकासशील अर्थव्यवस्था। तो हमें पूछा है कि आप ऐसे कौन से कारण हैं जिन कारणों से आप अपने भारतीय अर्थव्यवस्था को अविकसित अर्थव्यवस्था कह सकते हो। कौन सी अर्थव्यवस्था कह सकते हो, अविकसित अर्थव्यवस्था कह सकते हो। तो अपन आगे देखते हैं। अपन अर्थव्यवस्था के रूप में देखें तो प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय में, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय तथा प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय में निम्न वृद्धि, या प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय कमजोर हम कह सकते हैं, निम्न प्रति व्यक्ति आय हम कह सकते हैं, निम्न प्रति व्यक्ति आय, गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, पिछड़ी हुई
तकनीक, और एक और अगर हम लेना चाहें तो हम ले सकता है कृषि पर अत्यधिक निर्भर। मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, बाकी आपको जोड़ के करना है, खुद को आपको पॉइंट्स लिखना है, क्योंकि एसएसटी का नियम होता है ज्यादातर एग्जामिनर जो होता है ना वो पॉइंट्स देखता है कि पॉइंट इसके सही है या गलत है, बाकी पूरा कम पड़ता है, पॉइंट मेन होने चाहिए इसके अंदर। तो हमें पूछा था भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में कैसे समझाइए, अविकसित अर्थव्यवस्था कैसे समझाइए। तो अविकसित की अगर मैं बात करता हूं, अविकसित की अगर मैं बात करता हूं तो प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय हमारे देश की क्या है, कमजोर है। इस कारण से हम कह सकते हैं हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, अविकसित अर्थव्यवस्था है। निम्न प्रति व्यक्ति आय के वो निम्न है, इस कारण से हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है, अविकसित अर्थव्यवस्था है। गरीबी की समस्या, भारत में दिन प्रतिदिन गरीबी की समस्या बढ़ रही है, तो गरीबी की समस्या को देखते हुए हम हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को अविकसित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए हम भारतीय अर्थव्यवस्था को अविकसित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। पिछड़ी हुई तकनीक जो है वो हमारे भारत के अन्य राष्ट्रों के जो विकसित राष्ट्र है उनकी बजाय जो हमारे देश की जो तकनीक है वो क्या हुई है, पिछड़ी हुई है, यानी हम कह सकते हैं भारतीय अविकसित अवस्था है। और भारत में अत्यधिक जो लोग हैं वो गांव में निवास करते हैं, 3/4% यानी 49% से लेकर 51% तक लोग हैं जो कृषि पर निर्भर है, यानी हम कह सकते हैं कि अत्यधिक कृषि पर निर्भर होने के कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, अविकसित अवस्था है। ये अपने 4 नंबर का प्रश्न बनता है यहाँ से। अब इसी में आ जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में कैसे। आप पूछेंगे विकास, तो इसका उल्टा हो जाएगा, विकासशील यानी विकास हो रहा है यानी काम चल रहा है। तो वापिस सेकंड प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न आ जाएगा अपना भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में, किसके रूप में, विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि, ठीक है, और तकनीक विकास। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि, तकनीक विकास और तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना में परिवर्तन, शिक्षा पर अधिक बल, रोजगार को बढ़ावा। मैंने आपको पहले बताया था कि विकासशील अर्थव्यवस्था यानी जिसका विकास हो रहा है, काम चल रहा है, अविकसित तो है ही है लेकिन विकास हो रहा है। तो राष्ट्रीय, हमारे देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में धीरे धीरे क्या होती जा रही है, वृद्धि, यानी काम होता जा रहा है, अविकसित से विकसित हो जा रही है। यानी हम कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं। तकनीक विकास पे अधिक से अधिक क्या लगाया जा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था, अभी वर्तमान में भारत की सरकार जो तकनीक पे अधिक बल लगा रही है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की कह सकते हैं, विकासशील, यानी काम हो रहा है। तेजी से कौन सा क्षेत्र बढ़ रहा है, तृतीय क्षेत्र जिसको हम सेवा क्षेत्र बोलते हो, वो तृतीय क्षेत्र जो है वो तेजी से क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी काम हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। आर्थिक एवं सामाजिक संरचना में दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है, यानी हम कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था, काम हो रहा है। शिक्षा में दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक क्या लगा रहा है, शिक्षा को और अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की योजना निकाली जा रही है शिक्षा के लिए, तो काम हो रहा है, हम भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। उसके अलावा रोजगार को दिन प्रतिदिन क्या दिया जा रहा है, सरकार द्वारा रोजगार को बढ़ाया जा रहा है, इस कारण से काम हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। यह था अविकसित को लेकर और विकासशील को लेकर, दोनों प्रश्न बहुत मोस्ट है, यहां से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम देखेंगे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। भारतीय सरकार द्वारा 1990 में 3 आयाम अपनाए गए। कितने आयाम अपनाए गए, 3 आयाम अपनाए गए। उदारीकरण, निजीकरण
वैश्वीकरण, ये 3 आयाम अपनाए गए 1990 के अंदर। ये तीनों आयाम क्यों अपनाए गए? क्योंकि भारतीय सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को या आर्थिक स्थिति को, या हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था को, सरकार क्या करना चाहती थी? मजबूत करना चाहती थी। इस कारण से उन्होंने 3 आयाम अपनाए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा 1990 में 3 आयाम अपनाए गए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये भी तीनों बहुत मोस्ट है। पहले देखेंगे उदारीकरण, फिर हम देखेंगे निजीकरण और लास्ट में हम देखेंगे वैश्वीकरण। सबसे ज्यादा मोस्ट जो रहेगा इसमें ये रहेगा वैश्वीकरण। तो सबसे पहले अपन देखते हैं उदारीकरण। उदारीकरण उदारीकरण की अगर मैं बात करता हूं तो आर्थिक नियमों और नीतियों में सरलीकरण की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहा जाता है। देखो कैसे, आर्थिक नियमों और नीतियों में किसकी प्रक्रिया को, सरलीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उदारीकरण। यानी ऐसी नीतियां जो सरकार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है, ऐसी नीतियां, उनमें क्या लाई जाती है? सरलीकरण की प्रक्रिया। यानी कुछ सरल नियम लाए जाते हैं ताकि अर्थव्यवस्था को और अधिक क्या किया जा सके? मजबूत किया जा सके। अब इसके अंदर होता क्या है? सरलीकरण की प्रक्रिया के तहत, उदारीकरण के तहत जो आर्थिक नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां, उन आर्थिक नीतियों में क्या लाई जाती है? सरलता लाई जाती है। ठीक है। उसके अलावा क्या जारी की जाती है? औद्योगिक नीतियां क्या की जाती है? जारी की जाती है। कौन सी नीतियां जारी की जाती है? तो औद्योगिक नीतियां जारी की जाती है। उसके अलावा जो विदेशी विनियम है, विदेशी जो विनियम है, आयात निर्यात जो है, उसमें किसकी क्या लाई जाती है? सरलता लाई जाती है। अब देखो इसके अंदर क्या है, 1990 में 3 आयाम अपनाए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। पहला अपन देख रहे हैं उदारीकरण। यानी उदारीकरण के तहत अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो आर्थिक नीतियां हैं उनमें क्या लाई जाती है? सरलीकरण। सरलीकरण की नीति और उदारीकरण के तहत सरलीकरण की नीतियों में जो आर्थिक नीतियां उनमें सरलता लाई जाती है ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूत हो सके। और औद्योगिक नीतियां लाई जाती है, यानी कि नए नए उद्योग लगाए जाते हैं, उद्योगों के अंदर किस चीज की वृद्धि करनी है वो लगाया जाता है ताकि उद्योग बढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी क्या होगी? मजबूत होगी। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय भी साथ साथ में मजबूत होंगे। उसके अलावा विदेशी विनियम और जो विदेशों के साथ में जो व्यापार किया जा रहा है उस व्यापार में क्या लाई जाती है? सरलता लाई जाती है ताकि व्यापार को और अधिक क्या किया जा सके? बढ़ावा दिया जा सके। अगर विदेशों से व्यापार बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय, लोगों को रोजगार मिलेंगे, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, गरीबी समाप्त होगी, लोगों को बेरोजगारी समाप्त होगी। यानी कि अर्थव्यवस्था अपने आप ही क्या होने लग जाएगी? मजबूत होने लग जाएगी। तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक काम ये बनाया गया, कौन सा? उदारीकरण। उदारीकरण के तहत आर्थिक नीतियां में सरलता लाई जाती है, नई नई औद्योगिक नीतियां लाई जाती है ताकि रोजगार को बढ़ाया जा सके, उद्योगों को बढ़ाया जा सके। और विदेशी विनिमय, विदेशों से व्यापार किया जा रहा है उस व्यापार के अंदर सरलता लाई जाती है। सरलता लाने के कारण से क्या होता है कि व्यापार को और अधिक बढ़ावा मिलता है तो भारतीय व्यवस्था को क्या मिलती है? मजबूती मिलती है। तो ये था हमारा सबसे पहला उदारीकरण। अब निजीकरण को देखते हैं। निजीकरण, उम्मीद करता हूं शायद आपके समझ में भी आ रहा होगा। अब आता है अपना निजीकरण। निजीकरण बहुत सरल है। निजीकरण की बात करता हूं तो सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना। सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना ये क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, निजीकरण की मैं मुख्य रूप से अगर बात करता हूं, है क्या? देखो सरकार को क्या हो रहा है, सरकार की जो सार्वजनिक चीजें थी जैसे रेलवे है या जो बस विभाग है या फिर जितने भी जो सार्वजनिक चीजें थी, रेलवे विभाग है या रोडवेज बसें हैं, ये जो विभाग थे उनमें क्या है कि सरकार को क्या हो रहा था? इन सार्वजनिक चीजों के अंदर सरकार को क्या हो रहा था? नुकसान हो रहा था। सरकार को क्या हो रहा था? नुकसान हो रहा था। नुकसान कैसे हो रहा था? जैसे रेलवे विभाग के अंदर कई लोग जो है बिना टिकट के सफर कर रहे थे, रोडवेजों के अंदर जो है वो
कम पैसे देकर बिना टिकट कटा के सफर कर रहे थे। इससे क्या कि सरकार को नुकसान होता। सरकार क्या करने लगे, अब इसके अंदर निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ा दी। कैसे? जैसे आपने सुना होगा राजस्थान लोक परिवहन सेवा, बसें आती है, एक बसें आती है, जैसे आप सुना होगा राजस्थान लोक परिवहन सेवा। ये बस जो है ना, ये सरकार ने क्या किया, अब इन बसों के अंदर निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ा दी। सरकार ने क्या किया, सरकार ने फिक्स कर दिया कि भाई जैसे मान लो कि एक बस डीडवाना से जाती थी जोधपुर की तरफ, ये बस जाती थी मान लो, अब सरकार को इस बस से नुकसान होता था, मान लो रोडवेज बस जाती थी, इससे सरकार को क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। अब इसके अंदर राजस्थान लोक परिवहन बस चला दी, मान लो ये इस प्रकार से, ये किसी एक व्यक्ति, प्राइवेट जो निजी व्यक्ति उसको दे दी कि भाई आपको इसके अंदर काम करना है, आप बस खरीदो, आप यहाँ पे बस लगाओ, हमें ओनली फॉर आप महीने के जो है वो कितने हजार रुपए दे देना, 20,000 रुपए दे देना। तो अब सरकार को न तो कोई समस्या होगी, सरकार के ओनली फॉर महीने वाले दिन कितने रुपए आ रहे, 20,000 रुपए आ रहे। तो इस कारण से जो ऐसी चीजें सार्वजनिक सरकार की जिसके अंदर सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, उसमें सरकार ने वो निजी क्षेत्र में दे दी, यानी पर्सनल लोगों को दे दी, और उन पे उनको पैसे बांध दिए उनकी कि भाई मुझे महीने के या साल के आपको इतने रुपए देने। तो सरकार को क्या है कि इसके कारण से सरकार को क्या है, जो नुकसान हो रहा था वो नुकसान क्या होने लग गया, कम होने लग गया, बिल्कुल कम होने लग गया। इसके कारण से अगर ऐसा होगा, सरकार ने सोचा, तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, वापिस क्या होने लग जाएगी, मजबूत होने लग जाएगी। तो इस प्रकार जो सरकार है वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उदारीकरण के बाद में कौन सा नियम बनाती है, निजीकरण को भी लेके आती है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र है उसके अंदर निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ा देती है, जिसके कारण से सरकार को क्या होता है, नुकसान बिल्कुल नहीं होता है। अब आता है हमारा सबसे मोस्ट वैश्वीकरण। यहां से आपको जो बहुत ज्यादा प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं वैश्वीकरण को लेकर। वैश्वीकरण, सबसे पहले इसकी परिभाषा, दो परिभाषाएं मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, उसके बाद में वैश्वीकरण के नुकसान क्या क्या है और वैश्वीकरण के फायदे हमें कौन कौन से हुए, नुकसान, लाभ और हानियां भी हमें पूछी जा सकती है। वैश्वीकरण की बात करता हूं तो पहली परिभाषा में लिखता हूं, घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव, अथवा विभिन्न देशों का एक मंच पर आकर आर्थिक संबंध बनाना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। सबसे पहले परिभाषा को समझो। एक देश की अर्थव्यवस्था, यानी जैसे भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था होगी, घरेलू अर्थव्यवस्था होगी, उसको अगर हम दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ते हैं तो वो कौन सी हो, क्या उसको क्या कहेंगे, वैश्वीकरण कहेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि जो एक देश से अधिक देशों में जो व्यापार करती है ना, वो कंपनियां कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में अपना क्या करती है, एक से अधिक देशों में अपना क्या करती है, व्यापार। अब जैसे भारत की कोई कंपनी है जो चीन में लगा रखी है, चीन की कंपनी भारत में, भारत की कोई कंपनी रूस में काम कर रही है, रूस की कंपनी भारत के अंदर कर रही है, भारत की अमेरिका के अंदर कंपनी काम कर रही है, अमेरिका की भारत में कंपनी अपना व्यापार कर रही है। तो इस प्रकार के जो कार्य, इसको हम क्या कहेंगे, वैश्वीकरण। यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था वो अन्य देशों के साथ में जुड़ गई, इसके कारण से हमें जो है अर्थव्यवस्था वो विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ में जुड़ गई, इस कारण से इसको हम क्या कहेंगे, वैश्वीकरण कहेंगे। उसके अलावा विभिन्न देशों का एक मंच पे आकर कौन सा संबंध बनाया जा रहा है, आर्थिक संबंध। यानी कि जैसे कोई भी देश है, रूस की कंपनी है वो भारत के अंदर काम कर रही है, भारत की कंपनी जो है वो अमेरिका के अंदर काम कर रही है, अमेरिका की जो कंपनी है वो भारत में काम कर रही है, यानी एक मंच पे आकर उन्होंने कौन सा संबंध बना लिया, आपस में आर्थिक संबंध बना लिया। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, वैश्वीकरण कह सकते हैं। यानी अमेरिका की कोई साइकिल की कंपनी वो भारत में साइकिल बेचने का काम कर रही है, यहाँ की जो फोन की कंपनी वो अमेरिका के अंदर फोन बेचने का काम कर रही है, तो ये एक मंच पे आ गई इस प्रकार से, यानी वो आर्थिक संबंध बना रही है। तो अर्थव्यवस्था जुड़ गई दूसरे देश के देश के साथ में, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, वैश्वीकरण कह सकते हैं। अगर मैं आगे बात करता हूं वैश्वीकरण के लाभ की, मैं बात करता हूं लाभ की, अगर मैं बात करता हूं तो लाभ के अंदर विदेशी मुद्रा की क्या होती है, प्राप्ति। यानी विश्व के साथ में व्यापार करें तो इससे हमें विदेशी मुद्रा की क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है। ठीक है, और जो वस्तुओं की कीमत में क्या आई है, कमी।
क्योंकि विश्व की कंपनियों के पास में तकनीक अधिक है। कई विश्व जो विकसित राष्ट्र हैं, जो यहाँ पे जिन्होंने व्यापार कर रही है, उनके पास में अधिक तकनीक है। अधिक तकनीक के कारण से वो क्या है कि मशीनों से काम करते हैं, तो उनके खर्च क्या आता है, कम आता है। इसलिए जो वस्तुएं हम खरीदते हैं वो वस्तुएं हमें कम कीमत में मिलती है। किसमें मिलती है, कम कीमत मिलती है। और कम कीमत में मिलने के कारण से हमें उससे क्या होता है, लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी कि उत्पादन लागतें गिरी है, उत्पादन लागतें गिरी है। उत्पादन लागतें क्या हुई, गिरने लग गई। तो उत्पादन लागतें जो है वो क्या हुई है, गिरी है। और उसके अलावा गुणवत्ता में क्या हुआ है, गुणवत्ता में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। क्योंकि वहां पे तकनीक विकास अधिक है। तकनीक विकास अधिक होने के कारण से क्या होता है कि जो कंपनी है यहाँ पे जो काम कर रही है, वो तकनीक विकास अधिक होने के कारण से जो सामान है, वो गुणवत्ता जो सामान बना रही है वो स्पष्ट, स्वस्थ और बढ़िया बनाने लगे। इस कारण से हमें वैश्वीकरण के तहत क्या हुआ था, लाभ हुआ था। वैश्वीकरण की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, दूसरे देश में व्यापार कर रहे तो वस्तुओं की कीमत में कमी आई है, उत्पादन की जो लागतें हैं वो कम पैसे में आ रही है, वो वस्तुएं हमारे पास में लागतें गिरी है, और गुणवत्ता में भी क्या हुआ है, सुधार हुआ है। अब इसके कारण से लाभ कम और हानियां ज्यादा हुई है। हानियों की अगर मैं बात करता हूं, हानियों की अगर मैं मुख्य रूप से बात करता हूं तो मशीनों का उपयोग अधिक बढ़ने के कारण घरेलू उद्योगों को क्या हुआ है, घरेलू उद्योगों को नुकसान हुआ है। मशीनों का उपयोग अधिक बढ़ने के कारण से घरेलू उद्योगों को क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। उसके अलावा भारतीय व्यापार पर विदेशी व्यापार हावी होने लगा है। भारतीय व्यापार पर विदेशी व्यापार हावी होने लगा है। भारतीय व्यापार पर विदेशी व्यापार धीरे धीरे क्या होने लग गया, हावी होने लग गया। और भारतीय उद्योगों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर, और भारतीय उद्योगों में क्या है, कमजोरी, भारतीय उद्योगों में कमजोरी आई है। अगर मैं लाभ की बजाय हानियां ज्यादा हुई है, क्योंकि विदेशी कंपनियां यहां पे अपना व्यापार कर रही है, और विदेशी कंपनी अगर व्यापार यहां पे जो कर रही है वो उनके पास में तकनीक विकास अच्छा है, क्योंकि जो विकसित राष्ट्रों की जो कंपनियां हैं वो यहाँ पे जो व्यापार कर रही है वैश्वीकरण के तहत, तो यहाँ पे वैश्वीकरण के तहत व्यापार करने के कारण से क्या है कि उनके पास में तकनीक विकास अधिक है। तकनीक विकास अधिक होने के कारण से वो मशीनों से व्यापार ज्यादा कर रही है, मशीनों से उत्पादन ज्यादा कर रही है, वो मशीनों से काम ज्यादा करने के कारण से जो हमारे भारतीय मजदूर हैं उनको क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी समस्या है भारतीय व्यापार में जो किसका, कौन सा व्यापार, विदेशी व्यापार ज्यादा हावी होने लग गया। इसके कारण से भारतीय व्यापार को क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। किसके कारण से, वैश्वीकरण के कारण से। और भारतीय उद्योगों में धीरे धीरे विदेशी व्यापार के कारण से या विदेशी कंपनियां यहाँ व्यापार करने के कारण से भारतीय जो उद्योग है उनमें क्या आई है, कमजोरी आई, क्योंकि उनके पास में तकनीक विकास अधिक है। और उनके पास में अगर तकनीक विकास अधिक है तो वो मशीनों से काम करेंगे, क्वालिटी की चीजें बना रहे हैं, तो हमारे जो छोटे हाथ करके उद्योग है उनको क्या हो रहे हैं, वो उद्योग जो है वो क्या होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। ये थी अपनी वैश्वीकरण को लेकर हानियां। ठीक है, आगे हम देखते हैं, दो चीजें हमारे मुख्य रूप से और बचती हैं, और एक दो प्रश्न जो है वो आते हैं लघुरात्मक में से, आपके जो एक दो प्रश्न में लास्ट में आपको करवा दूंगा। एक आता है स्वदेशी, स्वदेशी की अवधारणा। ये प्रश्न आप इस बार आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है। मोस्ट प्रश्न आपके 10th क्लास में बोर्ड की दृष्टि से रहेगा। कैसे रहेगा मैं बताऊं आपको, क्योंकि काफी दिनों, पिछले दिनों से, एक साल से सबसे ज्यादा जो अधिक बल दिया जा रहा है वो स्वदेशी पे दिया जा रहा है। और अभी जो कोरोना वायरस के कारण से सबसे ज्यादा जो बात कही जा रही है कि भाई विदेशों की जो चीजें हैं उनको आप मत अपनाओ, स्वदेशी वस्तुएं हैं वो अपनाओ। स्वदेशी का अर्थ क्या होता है, सरल भाषा में अपन देखें तो खुद के देश का, खुद के देश का। इसके कारण से अर्थव्यवस्था क्या होती है, मजबूत होती है। कहने का मतलब यह है कि आप अपने देश में, यानी कि अपने देश में बनी हुई
वस्तुओं का क्या करो, प्रयोग करो। स्वदेशी यानी खुद के देश का, यानी आप जो विदेशी कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, विदेशों से जो चाइना का माल है, विदेशी जो कंपनियां काम कर रही है, उस जो सामान बना रही है उसका आप प्रयोग मत करो। आप जो अपने देश में खुद के देश का जो सामान है उसका प्रयोग करो। इसके कारण से अगर आप अपने देश की जो उद्योग है, ये जो कंपनियां हैं, उद्योग जो कंपनियां हैं, उनमें से अगर आप क्या खरीदोगे, सामान खरीदोगे, तो भारत उनको क्या होगा, उनको लाभ होगा, और उनको लाभ होगा तो अर्थव्यवस्था क्या होगी, अर्थव्यवस्था क्या होगी, मजबूत होगी। और अगर आप अपने देश में बनी हुई चीजों का प्रयोग करोगे तो अपने देश में जो उद्योग है उनमें जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, उन मजदूरों में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो कई मजदूरों को जो क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और कई मजदूरों को रोजगार मिलेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी क्या होगी, प्रति व्यक्ति आय भी क्या होगी, बढ़ेगी। और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या होगी, मजबूत होगी, वो क्या होगी, मजबूत होगी। कहने का मतलब है कि अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। अपने देश में बनी हुई वस्तु का अगर आप प्रयोग करोगे तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या होगी, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। इसके कारण से आपको सबसे ज्यादा अधिक बल देना है, किस पे देना है, स्वदेशी वस्तुओं पर, यानी खुद के देश की बनी हुई वस्तु पर अधिक से अधिक क्या देना है, बल देना है। अब अपना लास्ट बनता है, बहुत मोस्ट रहता है सबसे लास्ट में, कौशल विकास। उसके बाद एक दो प्रश्न जो लघुरात्मक की दृष्टि से देखेंगे वो अपन बात करते आगे। अगर कौशल विकास की अगर मैं बात करता हूं, कौशल विकास, कौशल विकास, कौशल विकास, कौशल विकास की शुरुआत हुई थी 15 जुलाई, याद रखना है 2015 को। कौशल विकास की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई थी। इसके देखो क्या लाभ है, श्रम को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रशिक्षण द्वारा मानव पूंजी में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, कौशल विकास कहलाता है। कैसे, भारतीय सरकार द्वारा 15 जुलाई 2015 को कौशल विकास की शुरुआत की गई। श्रम को, आपकी मेहनत को शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से और प्रशिक्षण के द्वारा उसको किस में परिवर्तन करना, मानव पूंजी में। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मान लो कि कोई घरेलू महिला है, ठीक है, उसको सिखा दिया गया क्या करना, कौशल विकास के तहत सिलाई करना, तो वो उसको सिलाई के माध्यम से उसको क्या मिल गया, रोजगार मिल गया सिलाई के माध्यम से, ठीक है। तो इसकी जो मेहनत थी उसको प्रशिक्षण के द्वारा, सिलाई सिखाकर उसको प्रशिक्षण के द्वारा, श्रम यानी उसकी मेहनत को प्रशिक्षण के द्वारा किस में परिवर्तन कर दिया, मानव पूंजी में परिवर्तन कर दिया। तो सरकार कौशल विकास के तहत जो व्यक्ति काम करने योग्य है, जो मेहनती व्यक्ति है, उसको रोजगार देने के लिए कौशल सिखा रही है। किसी को मार्केटिंग का काम सिखा रही है, किसी को जैसे सिलाई का काम सिखा रही है, यानी अनेक प्रकार के अलग अलग काम सिखा रही है ताकि उनको रोजगार मिल सके। और रोजगार मिलेगा तो क्या समाप्त होगी, बेरोजगारी समाप्त होगी, बेरोजगारी समाप्त होगी यानी क्या समाप्त होगी, गरीबी समाप्त होगी। और रोजगार मिलने का अर्थ है कि उस व्यक्ति को पैसे मिलेंगे, यानी प्रति व्यक्ति आय जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय भी साथ साथ में बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या होगी, मजबूत होगी। कहने का मतलब जो व्यक्ति काम करने वाला है उसको कैसे, जैसे मतलब किसी काम को मतलब सिखाकर उसको प्रशिक्षण देकर उसको काम देना ताकि वो है अपने जो परिवार का पालन पोषण जो है वो कर सके। ये किसके माध्यम से किया जा रहा है, कौशल विकास के माध्यम से किया जा रहा है। ये था अपना कौशल विकास, ठीक है। अब एक दो लघुरात्मक प्रश्न अपने रहते हैं, वो मैं आपको लघुरात्मक प्रश्न में आपको बताता हूं कौन कौन से रहते हैं मुख्य रूप से। भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि प्रति निर्भरता को समझाइए। भारतीय अर्थव्यवस्था का अत्यधिक कृषि पर, दो प्रश्न करूंगा, निर्भरता को समझें। प्रश्न समझना है, भारतीय अर्थव्यवस्था का अत्यधिक कृषि पर, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था ज्यादा कृषि पर निर्भर क्यों है, ऐसा कौन सा कारण है, तकनीक पे या शिक्षा पे निर्भर क्यों नहीं है, ज्यादा कृषि पे ही निर्भर क्यों, आपको कारण ये पूछा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यधिक कृषि पे ही निर्भर क्यों है। तो मैं आपको बताता हूं
भारत में 3/4 लोग कहां पे रहते हैं? गांव में रहते हैं। ठीक है, यहां पे 49 से लेकर 51% जो लोग हैं, कितने प्रतिशत है? 49 से 51% लोग हैं, वो किस पे निर्भर हैं? कृषि पे ही निर्भर है। यानी वो अपना जो परिवार का, अपने परिवार का जो पालन पोषण है, अपने परिवार का जो पालन पोषण है वो किसके माध्यम से करते हैं? कृषि के माध्यम से करते हैं। 49 से लेकर 51% के लोग जो हैं वो कृषि पे अत्यधिक निर्भर होने के कारण से भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो अत्यधिक किस पे निर्भर है? अत्यधिक कृषि पे ही निर्भर है। भारतीय अर्थव्यवस्था है अत्यधिक किस पे निर्भर है? तो अत्यधिक कृषि पर ही निर्भर है। अपना ये था। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो ये है, प्रश्न मैं बताता हूं आपको, देखिए प्रश्न कौन सा पूछ सकते हैं लघुत्मक का। देखिए, वैश्वीकरण के दौर में स्वदेशी की अवधारणा किस प्रकार प्रासंगिक बन गई? एक ये प्रश्न। वैश्वीकरण के दौर में स्वदेशी की अवधारणा किस प्रकार प्रासंगिक बन गई? ठीक है, यानी वैश्वीकरण हमने पहले पढ़ा था, विभिन्न देशों का एक मंच पे आकर आर्थिक संबंध बनाना वैश्वीकरण कहलाता है। ये वैश्वीकरण के कारण आने के कारण जो स्वदेशी की अवधारणा थी, अपने देश को स्वदेशी वस्तुओं का जो अपनाने का जो हम कह रहे थे, वो एक प्रासंगिक बन के कैसे रह गई? वैश्वीकरण के आने से कारण से जो है वो विदेशी व्यापार को, किसको? विदेशी व्यापार को क्या मिला है? बढ़ावा मिला है। विदेशी व्यापार को वैश्वीकरण के कारण से क्या मिला है? बढ़ावा मिला है। उसके अलावा मैं बात करता हूं तो जो विकसित देश है, उन विकसित देशों की जो शोषणकारी नीतियां हैं, शोषणकारी नीतियों के कारण से जो विकासशील देश है, उन विकासशील देश को क्या हुई है? हानियां हुई है। यानी कि विकसित देश है वो एक वैश्वीकरण के कारण से एक देश से अधिक देश में जाकर अपना व्यापार कर रहे हैं। इसके कारण से जो विकासशील देश है, जो अविकसित है, विकसित होने की कगार पे है, जो मतलब काम कर रहे हैं, विकासशील देश मैंने बताया आपको जो काम हो रहा है, तो उस इन विकसित देशों की जो शोषणकारी नीतियों के कारण से जो विकासशील देश है उनको क्या हुई है? हानियां हुई है। विदेशी व्यापार को क्या मिला है? बढ़ावा मिला है। उसके अलावा जो अपने यहाँ पे जो उद्योग थे, छोटे मोटे उद्योग थे, जो हम कह सकते हैं हथकरघा उद्योग, हाथ के उद्योग थे, हथकरघा उद्योग थे, वो उद्योग है वो धीरे धीरे विदेशी कंपनी आने के कारण से वो उद्योग जो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? नष्ट होते जा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जो उद्योग थे उनमें जो कर्मचारी काम कर रहे थे उन कर्मचारियों को क्या होता जा रहा है? नुकसान होता जा रहा है। मजदूर जो है वो बेरोजगार अधिक होते जा रही है। इस कारण से वैश्वीकरण के कारण जो हमारी जो स्वदेशी अवधारणा थी वो क्या हो गई? एक प्रासंगिक बन के रह गई। यानी विदेशी कंपनियां यहाँ आने के कारण से वो अपना काम कर रही है, कम पैसों में अधिक माल दे रही है। इस कारण से हमारी जो स्वदेशी कंपनियां हैं, यहाँ पे जो यहाँ की कंपनियां यहाँ पे जो सामान बना रही है वो कंपनियां एक प्रकार से किस प्रकार की प्रासंगिक बन के रह गई। हमारा जो सपना था वो एक प्रकार से प्रासंगिक बन के रह गया। किस कारण से? वैश्वीकरण के कारण से। क्योंकि वैश्वीकरण आने के कारण से, विदेशी कंपनियां आने के कारण से उद्योग नष्ट होने लगे, या लोग बेरोजगार होने लगे, शोषणकारी नीतियों के कारण से विकासशील देशों को हानियां होने लगी और विदेशी व्यापार धीरे धीरे क्या होने लग गया? बढ़ने लग गया। ये था हमारा वैश्वीकरण के दौर में स्वदेशी की अवधारणा को लेकर। उसके अलावा जो है वो कई प्रकार की समस्याएं, उद्योग नष्ट हुए हैं, बेरोजगारी की समस्या हुई है, गरीबी की समस्या हुई है। ये था हमारा 15वां पार्ट 4 नंबर का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।